औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, डॉक्टर आसिफ़ इज़हार आपके साथ। ख़वातीन व हज़रात, मेडिसिन नॉलेज के हवाले से आज एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ड्रग का जिक्र मैं करने लगा हूँ और वो है लैक्टोलोज़। तो लैक्टोलोज़ जो मॉलिक्यूल है बुनियादी तौर पर किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है और किन लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए, किन लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और अगर बहुत से लोग जनरली इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लैक्टोलोज़ जो है बुनियादी तौर पे ये एक सिंथेटिक शुगर है और ये जब आप लेते हैं तो ये बॉडी में जाके इसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होती और ये गट में जाके खुसूसन कोलन में जाके इसका ब्रेक डाउन होता है और इसके ब्रेक डाउन प्रोडक्ट्स जो बनते हैं सो वो एक ऑस्मोटिक गैप क्रिएट करते हैं आपके इंटेस्टाइनल वॉल और आपके इंटेस्टाइनल का जो ल्यूमेन है उसके बीच में। इसके साथ साथ ही जो है तो ऑस्मोसिस स्टार्ट हो जाती है और आपके इंटेस्टाइन से जो है तो फ्लूइड लीकेज स्टार्ट हो जाती है टुवर्ड्स द ल्यूमेन, और इसी ल्यूमेन में जब ये फ्लूइड ज़्यादा आता है तो आपका जो हार्ड स्टूल है वो सॉफ्ट बन जाता है और ये एज अ स्टूल सॉफ्टनर और एज अ लैक्सेटिव काम करने लग जाता है। इसके साथ साथ इसकी एक और बुनियादी चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि ये खुसूसन उन कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें आप परगेशन भी चाहते हैं और जिसके साथ साथ आप गट में जो बैक्टीरिया है उसकी इरेडिकेशन और उसका एक्सपल्शन भी चाहते हैं। सो जब भी कोई पेशेंट क्रॉनिक लिवर डिजीज़ का शिकार हो और जैसे ही उसको कॉन्स्टिपेशन होता है तो उसके गट में जो बैक्टीरिया है और वो जो फर्मेंटेशन करती हैं, जो ब्रेक डाउन होता है और उन बैक्टीरियल जो सेगमेंट्स हैं वहाँ पे जब एमोनिया की फॉर्मेशन ज़्यादा होती है, नाइट्रोजन की फॉर्मेशन ज़्यादा होती है गट में, सो ये जो होता है ब्लड में वापस एब्जॉर्ब होती हैं और ब्लड में एब्जॉर्ब होकर ये थ्रू लिवर जाती हैं और लिवर इनको मेटाबोलाइज कर लेता है। लेकिन जिन लोगों को क्रॉनिक लिवर डिजीज़ हो उन लोगों में मेटाबॉलिज्म का ये अमल जो है ये नहीं होता और जैसे ही एमोनिया और नाइट्रेट्स जो हैं वो गट से एब्जॉर्ब होकर लिवर के थ्रू गुजरते हैं, चूँकि लिवर बुनियादी तौर पे नाकारा हो चुका होता है, सो ये जो है डायरेक्टली एक्सेस हासिल करती हैं आपका जो सिस्टेमिक ब्लड है और उसमें जाके ये ब्रेन की तरफ जाती हैं और ब्रेन में ये एमोनिया जो एक्स्ट्रा बना हुआ है और ये नाइट्रेट सब्सटेंसेस जो है ये आपके ब्रेन तक एक्सेस हासिल कर लेती हैं और क्रॉनिक लिवर डिजीज़ का जो मरीज़ है वो गनूदगी का शिकार हो जाता है और ये गनूदगी बढ़ते बढ़ते बेहोशी की शक्ल भी इख्तियार कर सकती है जिसे हेपेटिक एनकेफेलोपैथी कहा जाता है। और ये एनकेफेलोपैथी इसके 4 स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1, 2, 3 और 4। स्टेज 1 में सिर्फ थोड़ा सा पेशेंट जो होता है उसको बेचैनी सी होती है, स्टेज 2 में उसको गनूदगी हो जाती है, स्टेज 3 में वो बाकायदा तौर पे बेहोश हो जाता है और स्टेज 4 में उसको डीप कोमा होता है। सो ये हेपेटिक एनकेफेलोपैथी की मुख्तलिफ स्टेजेस हैं। हेपेटिक एनकेफेलोपैथी से बचने के लिए जो क्रॉनिक लिवर डिजीज़ के मरीज़ होते हैं हम चाहते हैं कि उनका कोलन और उनका गट जो है वो खाली रहे, उनकी परगेशन करते हैं और उनमें जो अमोनिया फॉर्मेशन है उसको रोकने के लिए जो लैक्टोलोज़ है इसका इस्तेमाल कराते हैं। लैक्टोलोज़ वहाँ पे जाके ब्रेक डाउन प्रोडक्ट्स में जब ये कन्वर्ट होता है तो ये न सिर्फ ये करता है कि परगेशन करता है, वहाँ पे आपके गट की जो वाटर एब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाती है और ऑस्मोसिस के थ्रू आपके गट का वाटर जो है वो ल्यूमेन में आता है, सो स्टूल सॉफ्ट हो जाते हैं और इसके साथ साथ ही जो बैक्टीरिया है ये बैक्टीरिया का जो डीएनए पॉलीमरेज है वहाँ पे जाके ये अटैच होता है और डीएनए की जो सिंथेसिस है उसको रोक लेता है। सो जो गट बैक्टीरिया है इनकी प्रोलिफरेशन स्टॉप हो जाती है और वो गट बैक्टीरिया जो है मेटाबोलाइज नहीं कर सकते और वो जो अमोनिया या टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं वो नहीं बना सकते, जिसकी वजह से आपके गट का अमोनिया लेवल या नाइट्रेट्स या जो और टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं उनका लेवल कम हो जाता है और आपको हेपेटिक एनकेफेलोपैथी के जो ख़तरनाक नताइज हैं या जो नुकसानात हैं उससे आप महफूज रहते हैं। सो बुनियादी तौर पे जो ये ड्रग है लैक्टोलोज़ है ये क्रॉनिक लिवर डिजीज़ में जो कॉन्स्टिपेशन होती है उसको प्रिवेंट करने के लिए और हेपेटिक एनकेफेलोपैथी को प्रिवेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर थोड़े अरसे के लिए एज अ जनरल पर्पज़ लैक्सेटिव इसका इस्तेमाल किया जाए 1 आध दिन तक तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जिन लोगों को दायमी कब्ज़ हो सो वो दायमी कब्ज़ के लिए इसका इस्तेमाल हरगिज़ ना करें क्योंकि ये जनरल पर्पज़ लैक्सेटिव या जनरल पर्पज़ परगेटिव नहीं है। ये सिर्फ जो क्रॉनिक लिवर डिजीज़ के पेशेंट हो या जिन लोगों में जो गट बैक्टीरिया की ओवर ग्रोथ को आप रोकना चाहते हैं, एमोनिया की प्रोडक्शन का आप रोकना चाहते हैं, ये सिर्फ उनके लिए इस्तेमाल होता है। अगर लंबे अरसे के लिए आपको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, आपको कब्ज़ दायमी है, सो उसके लिए आप मुख्तलिफ़ किस्म की और चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं जिनमें फाइबर डाइट हो गया, मुख्तलिफ़ किस्म के और जो लैक्सेटिव्स हैं उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह के कैस्टर ऑयल हो गया या इसके अलावा लिक्विड पैराफिन हो गया, इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की और जो
प्रूनबेरी एक्सट्रैक्ट्स हैं उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपके गट के लिए नुकसानदेह नहीं है। ख़वातीन हज़रात, ये दवाई जो है उन लोगों के लिए नुकसानदेह है, उन लोगों के इंटरेक्शन में आती है जो अगर कुछ लोग जो हैं वो लैक्टोज इंटॉलरेंस हैं या वो लोग जो है तो लो जो शुगर डाइट है वो ले रहे हैं। सो वो लोग इस दवाई का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इनकी गट ऑलरेडी जो शुगर्स होते हैं या जो सिंथेटिक शुगर्स हैं उनको सेंसिटिव होती है। सो उन लोगों को इससे प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो सकती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन लोगों को इस ड्रग से हाइपर सेंसिटिविटी होती है। सो इस ड्रग की जो बुनियादी साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनमें एब्डोमिनल क्रैम्प्स का होना, डिहाइड्रेशन का हो जाना, इसके अलावा प्रोलॉन्ग अरसे के लिए डायरिया हो जाना ये भी हो सकता है, और इसके अलावा जो है तो सर चकराना, डिहाइड्रेशन हो जाना, ये इस दवाई के साथ मुख्तलिफ किस्म के साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो इसके साथ रिलेटेड हैं। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में खुसूसी तौर पे हाइपोकैलीमिया यानी आपका पोटेशियम लेवल बहुत ज़्यादा लो हो जाना, या हाइपोनेट्रीमिया यानी सोडियम लेवल लो हो जाना, जिसकी वजह से आपको गनूदगी और इस तरह के आसार भी नमूदार हो सकते हैं। सो ये इसके साथ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ख़वातीन हज़रात, ये जो है प्रेगनेंसी में सेफ़ है, चूँकि एक नॉन सिस्टमिक ड्रग है। प्रेगनेंसी में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन लंबे अरसे के लिए इसका इस्तेमाल अगर ना किया जाए तो बेहतर है।